बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, आलमी जंग आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान सालसी का बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब का दूसरा दौरा ईरान, उन्होंने अमेरिका के जो जवाब है वो उनको पेश कर दिया है, जिसको इस वक्त ईरान रिव्यू कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ईरान से मुलाकात भी हो रही है। यकीनन दुआ की जा रही है कि ये ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि इस ब्रेक थ्रू से दुनिया का मुआशी जो इस वक्त बुरान है वो ख़त्म हो सकता है, पाकिस्तान का मुआशी बुरान ख़त्म हो सकता है और दुनिया आगे बढ़ सकती है। इस वक्त दुनिया फंसी हुई है। इजराइल का जंगी जुनून जारी है। गज़ा हो, लबनान हो, दीगर जगहें हो, हर जगह इजराइल जंग फैलाना चाहता है। और वो जंगी जुनून हमें उस वक्त भी नज़र आता है जब फ्रीडम फ्लोटेला, ग्लोबल समिट फ्लोटेला के जो शुरका थे उनको गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया जाता है। पूरी दुनिया वो वीडियो देखती है, तनकीद करती है, पूछती है कि कोई है आवाज़ उठाने वाला। ये लोग तो दुनिया भर के क्योंकि शहरी हैं, इसमें सिर्फ गज़ा के नहीं है, फ़लस्तीनियों पर जब जुल्म होता है तो कोई आवाज़ उठाए भी तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दुनिया को एहसास हो गया इस बात का कि अब इजराइल का मकरू चेहरा आखिर है क्या, बेनकाब हो चुका है वो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी अपडेट देना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तोपों का रुख बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ईरान की बातें करते रहते थे, डील की बातें करते रहते थे, हमले की बातें करते रहते थे, धमकियां देते थे जो कभी पूरी होती नहीं थी, शेर आया वाली मिसाल। अब हर कोई यही समझता था कि बातें हैं, एक्शन होगा नहीं। अब उन्होंने क्यूबा की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। आपको मैं बताऊं कि अमेरिकन कमेटी ने ये फैसला किया है, फ़र्द जुर्म आयद किया है क्यूबा की लीडरशिप के ऊपर। क्यूबा की लीडरशिप कौन है? मैं आपको याद दिलाऊं, फिडेल कास्ट्रो की फैमिली है। उनके छोटे भाई हैं राउल कास्ट्रो, जिनकी उम्र इस वक्त बताई जा रही है 94 साल, 94 ईयर्स। उनको उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर मर्डर का केस बना दिया गया है। वही रिजीम चेंज जो अमेरिका अपनी 200 साल तारीख में कई बार कर चुका है। तो 80-90 ममालिक के अंदर हुकूमतें चेंज की जा चुकी हैं। और जिस तरीके से अमेरिका की कमेटी ने ब्रीफिंग दी है, खातून जिस तरह कह रही हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी के बाद, मदुरो के बाद अब क्यूबा की बारी है, कास्ट्रोस की बारी है। और ये 7 कास्ट्रो या तो मुल्क छोड़ के चले जाएं या फिर हम इनकी रिजीम चेंज कर देंगे। क्यूबा का हाल आपको याद होना चाहिए कि मदुरो को जब किडनैप किया अमेरिका ने, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को, उसके बाद से क्यूबा के ऊपर पाबंदी लग गई कि क्यूबा को कोई तेल सप्लाई नहीं करेगा, वहाँ बिजली बंद हो गई, खाने को नहीं, मुआशी बहरान, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी अमेरिका ने। और फिर अब ये कल ऐलान किया रात को उनकी कमेटी ने कि अब ये फैमिली नहीं रहेगी पावर में, हम इनको हटा रहे हैं, गेम इज़ ओवर, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अमेरिका पहले सुपर पावर था, अब चाइना सुपर पावर है, इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने ये प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाएगा। और यकीनन हमें याद रखना चाहिए फिडेल कास्ट्रो ने जिस तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को 1959 में लीड किया था, वो ज़ख्म जो है मुझे लग रहा है अब भी अमेरिका के ताज़ा हैं और अमेरिका उनका हिसाब क्लियर करना चाहता है। इसलिए अब यहाँ पर भी क्यूबा के अंदर भी एक रिजीम चेंज आ रही है। तो ये प्रेशर जो ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है, न सिर्फ अंदरूनी अपने मुल्क से, उनके लोगों से, अमेरिका में रहने वाले रिहायशियों से, बल्कि इंटरनेशनली भी जितने महाज डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हुए हैं, लग यही रहा है कि हर महाज के ऊपर उन्हें शिकस्त होगी। और इजराइल जो अपना मकसद पूरा करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए, वो पूरा कर रहा है। ये भी गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं। एक ऐसी ऑडियो बहुत कम जगहों पे आपको नज़र आएगी सोशल मीडिया पे इस वक्त, जिसे बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हुई है और इनके दरमियान भी ताल्लुकात सही नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू जंग बढ़ाना चाहता है, ट्रंप के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जंग ख़त्म करने के, डील करने के, ये मसाइल हल करने के। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में, तो इंटरनेशनल सिचुएशन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, मुल्क की बात करेंगे तो ईद करीब आ रही है और ईद कुर्मा पे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी कुर्बानी करे, वो अपने बच्चों को कपड़े दिलवाए, वो गरीबों में ज़कात, खैरात, सदक़ात तकसीम करे, खुशियाँ बाँटे। लेकिन मुल्क के जो माशी हालात हैं, परचेजिंग पावर जिस तरीके से कम हो रही है, पेट्रोल की जिस तरह बात हो रही है, बताया जा रहा है कि IMF ने कहा है कि मज़ीद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद कर दी जाए, 18% तक ले जाई जाए, अब यकीन 18% बढ़ाई जाए। अब ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तानी जब सुनते हैं तो एक करंट का झटका लगता है, बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी सांसें लेते हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह वो दिन ना आए, उससे पहले हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। लेकिन सैडली हमारे जो माइक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आउटलुक इट्स नॉट दैट ब्राइट। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, IMF के ऑर्डर्स पे सारा काम हो रहा है। मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि चाइना एप्पल के आईफोन से ज़्यादा कमा लेता है सिर्फ अपनी सिगरेट के ज़रिए। चाइना अपने दिफाई बजट को पूरा कर लेता है सिर्फ सिगरेट के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे सारी जो सिगरेट कंपनीज़ हैं वो स्टेट ओन्ड हैं, तो वो तकरीबन $250 बिलियन के करीब प्रॉफिट करती हैं।
जिससे ये सारे खर्चे, खैर ये सिर्फ पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन कि हमारी पॉलिसी कहाँ है, हमारी स्ट्रैटेजी कहाँ है। IMF जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे आवाम का हाल ख़राब हो रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा, वेलकम करूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साथ नहीं है अमजद अली खान नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त लिए अमजद साहब। मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस पूरी क्राइसिस के अंदर, इस वॉर के अंदर हम बार बार आपको सुनते रहते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहिर कानून सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हामिद खान अल मशरकी साहब से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो अमेरिका ने अपनी तोपों का रुख चेंज किया है, एक तरफ नकवी साहब के ज़रिए ईरान को पैगाम भिजवाया है और लग रहा है कि अब फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है दोनों साइड से टू स्ट्राइक अ डील, ताकि मुश्किलात कम हो दुनिया की। एट द सेम टाइम क्यूबा की कास्ट्रो फैमिली को अब धमकी दी जा रही है, लग ये रहा है कि वहाँ पे उन्हें कह दिया गया है कि या तो आप खुद चले जाएं, वरना फिर हम आके रिजीम चेंज करने को तैयार हैं ताकत के ज़रिए, जिस तरह वेनेजुएला में किया हम क्यूबा में भी कर सकते हैं। आपकी नज़र में वेयर इज़ द वर्ल्ड हेडिंग टू? क्या डोनाल्ड ट्रंप डील स्ट्राइक करेंगे और क्यूबा के साथ क्या होगा, दुनिया का मुस्तकबिल मुआशी? डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब। बहुत शुक्रिया तलहा जतोई साहब। वाकई सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन गंभीर हो रही है। जहाँ तक मामला है अब अमेरिका ईरान के कोई फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचने का, तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने भी कहा कि दोनों के पास चॉइस नहीं है, दोनों चाहते हैं कि अब जंग बंद हो। ईरान और अमेरिका दोनों मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। उसमें जो स्पॉइलर है या शैतानी रोल है वो सिर्फ इसराइल अदा कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने उस को बड़ा अच्छा, मैं कहता हूं, मैनेज किया है। अब मोहसिन नकवी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जिस अंदाज में 24 घंटे में दोबारा वहां का दौरा शुरू किया। और कोशिश ये है कि एक ऐसे एग्रीमेंट पे फिलहाल एग्री कर लिया जाए जिसके तहत जंग खत्म करके और 2 महीने 1 महीने का कोई टाइम फ्रेम लेके तो तमाम मामलात के ऊपर उस पर फाइनल सेटलमेंट की जाए। देखिए, हमें याद रखना होगा कि जब ओबामा के दौर में JCPO का और वो जो IAEA के साथ जब ईरान का एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो वो टॉक्स जो थी वो 1.5 साल तक चलती रही थी। सो इतने सारे मामलात हैं। अब इस खित्ते के अंदर जो हरमुज, जो जंग से पहले जिसका नाम भी नहीं था, वो अपना हरमुज भी शामिल है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान पर पाबंदियां हैं, फिर इसराइल के जारहियत है, फिर उसके बाद बहुत सारे और मामलात है। तो मेरा ख्याल ये है कि बेहतरीन सूरत हाल यही है, और इसकी कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह ईद के बाद पाकिस्तान के अंदर ही एक फाइनल बेसिक एग्रीमेंट हो जाएगा। बस मैं बार बार कहता हूँ हाकिम बदहन कि अगर इसराइल की तरफ से कोई मजीद शरारत या शैतानी चाल में उनको कामयाबी ना हुई, तो मुझे बहुत कभी यकीन है कि इसके अंदर सदर ट्रंप को कोई ना कोई रास्ता बना लेना पड़ेगा, और ईरान भी एग्री है। अब आ जाते हैं ये जो क्यूबा के हवाले से। देखिए, बड़ी क्लियर बात है वो ये कि अमेरिका ने क्यूबा के अंदर पिछले 60 साल में 8 बार कू करने की कोशिश की। आपको याद होगा फेडरल कास्ट्रो के ऊपर ऑल टुगेदर CIA की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 7 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई थी राउल कास्ट्रो के बड़े भाई फेडरल कास्ट्रो को हलाक करने की, और उसमें उनको नाकामी हुई। जब कौम किसी शख्स के पीछे खड़ी होती है, जब कौम, फौज, इदारे, इंतजामिया सब एक जगह खड़े होते हैं, तो फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर का टाइम, रशिया के टूटने का टाइम, हर जगह पे सुपर पावर थी अनडिस्प्यूटेड, उस सब के बावजूद CIA को नाकामी हुई। आज जहां पर अमेरिका खड़ा है, सदर ट्रंप को बहरहाल अमेरिकन अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ रहा है कि जी आप ईरान के अंदर वो कुछ नहीं अचीव कर सके जो दावे वादे करके आप गए थे। सो उस फेस सेविंग के लिए वो चाह रहे हैं कि नवंबर के इलेक्शन से पहले पहले मैं क्यूबा के ऊपर एक तरह से उसी वेनेजुएला की तर्ज का एक ऑपरेशन करूं और उस पर कब्जा कर लूं। मैं आपको बताता चलूं तलहा जतोई साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि क्यूबा इस प्रैक्टिस से बहुत बार गुजरा है। क्यूबा को पूरी तैयारी है कि उसने कैसे इसको रेजिस्ट करना है, कैसे इसको काउंटर करना है। और एक और चीज है वो ये कि वेनेजुएला के अंदर मामलात आसान थे, क्योंकि वेनेजुएला की जो बाकी लीडरशिप थी वो उन्होंने कंप्रोमाइज कर ली थी। क्यूबा की सूरत हाल डिफरेंट है। क्यूबा में राउल कास्ट्रो और फेडरल कास्ट्रो की जो सारी फैमिली है उनका मुकम्मल होल्ड है। उसी फैमिली के नीचे जितने भी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो दूसरे हों, वो तमाम उनके कंट्रोल में है। अगर अमेरिका खुली जंग की तरफ जाता है क्यूबा के साथ, तो फिर आपको
पता है कि चाइना इस बार मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खामोशी इख्तियार करेगा, रशिया भी इतनी खामोशी और मशरकी साहब मेरा कनेक्टिंग सवाल आपसे बिफोर आई लेट यू मूव फॉरवर्ड। मशरकी साहब ये बताइए कि जिस तरीके से ये अमेरिकी कमेटी आयतुल्लाह शहीद खामनाई को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, मादुरो को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, कास्ट्रो को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, जबकि दुनिया ये जान चुकी है कि असल दहशतगर्द कौन है। अजीब बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अमेरिकन के जो अपने स्टैंडर्ड्स और जो अपनी बातें थी वो अब दुनिया के आगे बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। दुनिया को बड़ा क्लियरली पता है कि अमेरिका के मुफादात, अमेरिका की जो क्राइटेरिया है किसी को दहशतगर्द बनाने का और किसी को इंसान दोस्त बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइली मुफादात पर मबनी होता है। उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती। बल्कि अब तो दुनिया में ये ट्रेंड है कि जिसको अमेरिका दहशतगर्द कह रहा है, जिसको अमेरिका ये कह रहा है, समझो कि वो मासूम है और वो बेगुनाह है। यानी कि ये यूरोप जो है वो उससे खुद को अलहदा कर रहा है, अमेरिकन पॉलिसी से यूरोप अपने आप को अलहदा कर रहा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत सी बातों से तो बल्कि बहुत खूबसूरत बातें की हैं मशीकी साहब ने। देखिए, ये जो जंग थी अब उसके नतीजे सबके सामने आ रहे हैं। जब भी कोई सुपर पावर कोई मुल्क बनता है, उभरता है, उस वक्त उसकी पॉलिसीज के साथ दुनिया में बहुत से ममालिक साथ होते हैं। और जब कोई सुपर पावर गिर रही होती है, मादूम हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो वो अपने इत्तेहादियों को भी खोने लगती है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ अगर कोई खड़ा है तो इजराइल है, लेकिन इससे मैं और खूबसूरत तरीके से अगर इस फिक्रे को रखूं तो इजराइल के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो अमेरिका है। यही अमेरिका की वो खराबी की बुनियाद है जो शुरू हुई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से अमेरिका को बतौर सुपर पावर जितना नुकसान पहुंचाया है शायद किसी प्रेसिडेंट ने कम पहुंचाया हो। दूसरी बात यह है कि किसी मुल्क के ऊपर जारियत करने के बाद अगर आप समझें कि आप उन्हें बताएंगे कि वो दहशतगर्द हैं, गद्दार हैं, तो तारीख तो ऐसे फैसले नहीं करती है। तारीख अपने फैसले खुद करती है। वो जारे का फैसला उसकी जारियत के तहत करती है और किसी के गद्दार होने का या किसी के शहीद होने का फैसला उसकी कुर्बानी के तहत करती है। भले एक वक्त में लाखों लोग एक तरफ हो और चंद लोग एक तरफ हो, और इसका सबसे बड़ा इस्तियारा करबला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुआ, जो हो रहा है, वो तो अब नजर आ रहा है। अच्छा, ये अब ट्रंप निकलना चाह रहे हैं जंग से, और जंग से फाते बन के निकलना चाह रहे हैं जाके, ताकि वो जो एक आपका जोम है, जो एक आपका दबदबा है, वो कायम रहे दुनिया के ऊपर, जो कि अब दुनिया उसे देख रही है और उस तरह कायम नहीं है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा एक हिकमत के साथ बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और इसमें वो थका नहीं है। जब भी आपको कहीं सुलह करवानी हो, और फिर ऐसी सुलह ऐसी दो हुकूमतों के दरमियान, रियासतों के दरमियान, सिविलाइजेशन के दरमियान, के जिनके दरमियान सुलह ना रही हो और 50 साल से वो एक दूसरे के करीब ना बैठे हो, तो उनके दरमियान तो फिर आपको एक इस्तकामत चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है, जो पाकिस्तान की क़यादत जिसका मुजाहरा कर रही है। ईद के बाद आप भी समझते हैं डील हो जाएगी? ईद के बाद इस्लामाबाद में डील हो जाएगी? अल्लाह पाक करे जी। बहुत हद तक ये चीजें कब नजर आ रही है कि बहुत से मामला, तब ये इंटीरियर मिनिस्टर का जाके 3 दिन रहना, अब दोबारा जाना, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट के जरिए कहना कि फलां फलां मुल्क के सरबराहों ने मेरे से दरख्वास्त की और मैंने ये रोक दिया। तो उसमें एक चीज तो वाजे हो गई कि ना सऊदिया ईरान पे अटैक चाह रहा है, ना यूएई अटैक चाह रहा है, ना कतर चाह रहा है, और पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा। तो ये चीजें, और तुर्की भी नहीं चाह रहा। मेरे ख्याल से जो मोहसिन नकवी साहब की पासदारान इंकलाब के चीफ के साथ वहां पे मुलाकात हुई है, ये भी एक अहम चीज है कि ताकत का इस वक्त जो तवाजुन है वो भी फौज की तरफ है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी दलेरी से ये जंग लड़ी है। और क्योंकि सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी मंजर आम पे नहीं है, तो सियासी से ज्यादा जो पासदारान इंकलाब है उनके हाथ में ये चीज है। तो मैं समझता हूं उन तक पहुंचना और उनसे मुज़ाकरत तक जाना और वहां से मुसवदे के आना, इस चीज की कामयाबी होगी कि अब कोई रिजल्ट की तरफ जाए। आमीन। अमजद अली खान नियाजी साहब, सर आज हम देखते हैं कि अमेरिका एक और रजीम चेंज का खुल के ऐलान कर रहा है। पहले रजीम चेंज बड़ी खामोशी से होती थी, अब रजीम चेंज बड़े खुल के होती है। मुल्कों के सदूर को, प्राइम मिनिस्टर को उनके घर से फैमिली के साथ किडनैप कर लेता है, कोई दुनिया कुछ नहीं कर पाती है। आपकी नज़र में अमेरिका का आज हाल
दुनिया किस तरफ जा रही है और क्यूबा का रिजीम चेंज ऑन द कार्ड्स आ चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? अमजद अली खान नियाजी साहब। जतोई जो इदारा बनाया गया था यूएनओ का, मेरे ख्याल में वो अपनी आज अफादियत जो है वो खो चुका है वो, बल्कि अब तो ये कानून सामने आ चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत के जोर पे जिस मुल्क सर आपको याद दिलाऊं, प्यूटन और जी जिनपिंग की मुलाकात में ये बात जी जिनपिंग ने की थी कि जंगल का कानून नहीं चलेगा। बस वही अब जंगल का कानून जो है वो लागू हो चुका है पूरी दुनिया में कि आपके पास जो है वो एटम बम है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास नेवी है, तो आप किसी भी मुल्क के जो है वो चाहे उसके मिनरल्स हो, चाहे उसका तेल हो, उस पर कब्जा कर लो और फिर एक लाखों लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दो। आपने अगर देखो अफगानिस्तान की जंग हो या इराक की जंग हो या लीबिया की जंग हो, जिसमें आपने देखा होगा कि कई मिलियंस लोग जो है मर गए। अभी आपने गजा के अंदर देखा होगा कि जहां इंसान उड़ते हुए आपको नजर आए, तो यकीनन ये बहुत तकलीफ दे। अभी कल आज ही की बात है कि अब पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि इसराइल ने जो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट थे, जो उनके ऊपर जो आज हमला किया है और जिस बुरी तरह उनको जख्मी किया है, वो भी आपके सामने सर अफगानिस्तान के अंदर भी कैद साली शुरू हो गई है। मेरी एक और बात समझने की है कि आज बजाते खुद अमेरिका के अंदर जो ट्रंप इंतजामिया है उसके खिलाफ भी मजामत शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि सेनेट के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम करने के हवाले से ऑलरेडी जो तहरीक पेश हुई थी, करारदाद मंजूर हुई है और वो पास भी हुई है और अक्सरियत ने अब ये मुतालबा किया कि सदर के इख्तियारात को कम किया जाए। इवन जंग रुकवाने के भी जो करारदाद आई थी वो 50-50 से वेटो हुई है। जो ट्रंप ने वोट लिए थे वो जंगों के खात्मे के ऊपर लिए थे, लेकिन आज वो जिस तरफ जा रहा है वो बड़ा हैरान कुन है और उसका एक नया रूप आया है जिसमें आज पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन शुरू हो गई है। आप देखें कि जीसीसी ममालिक की मईशत जो है वो किस तरह नीचे जा रही है। आज नेटो उसके साथ नहीं खड़ा, आज नेटो की जो मईशत है वो नीचे आ गई, बल्कि पूरी दुनिया की मईशतें गिर चुकी हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं, तो खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो जंग स्टार्ट की गई है उसकी कीमत आज करोड़ों अरबों लोग जो है वो पे कर रहे हैं। तो इस लाहासिल जंग का क्या नतीजा है कि क्या ये जो इससे पहले हमला किया गया था कि हमने ईरान के जो जोहरी हथियार हैं वो तबाह कर दिए गए, तो इससे आप खुद अंदाजा करें कि अमेरिका की जो पॉलिसीज पहले, चूंकि आज सोशल मीडिया का भी दौर है, मीडिया का दौर है, तो अब जो पॉलिसीज है वो छुपती नहीं है, बल्कि आपके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल लोगों को वाज़ेह हो जाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नियाजी साहब। और मैं आपको बताऊं सर, क्योंकि ये आखिरी महीने है, नवंबर से पहले इजराइल कोशिश करेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से अपने ज्यादा से ज्यादा मकासद हासिल कर ले, क्योंकि नवंबर के आगे डोनाल्ड ट्रंप के पास ताकत होगी नहीं। गजा जंग शुरू हुई थी, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, इंसानियत मर गई क्या? इंसानियत की तदफीन हो गई? जनाजा कब निकलेगा इंसानियत का? लेकिन कुछ कुछ इंसान दुनिया में ऐसे थे जिनका ज़मीर जिंदा रहा, वो मरे नहीं, उन्होंने आवाज उठाई। अल्लाह का शुक्र कि वो आवाज अब ताकतवर होती जा रही है। और ऐसे सोशल वर्कर्स और एक्टिविस्ट ने एक ग्लोबल समिट फ्लोटिले का सिलसिला शुरू किया कि वो खुराक पहुंचाना चाहते हैं गजा तक, इमदादी सामान, अद्वियात पहुंचाना चाहते हैं, कश्तियों के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी रास्ते सारे बंद हैं, एक ही रास्ता है। लेकिन इससे पहले ये कश्ती गजा पहुंचती है, इजरायली फोर्सेस उनको हमेशा की तरह, पहली बार नहीं हुआ, पहले भी देखा हमने, इस बार भी देखा। इस दफ़ा हम जानते हैं कि ईदी साहब के साहबजादे, फैसल साहब के साहबजादे, साथ ईदी भी इन लोगों में शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इन लोगों को भी कस्टडी में रखा हुआ है, डिटेंशन में रखा हुआ है। और इजराइल की कैद में होता क्या है ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो दुनिया भर के मासूम शहरी जिनके पास कोई असला नहीं, कोई लड़ने नहीं जा रहे, कोई मुकाबला नहीं करने जा रहे, सिर्फ खाना, अद्वियात, ज़रूरी अशिया पहुंचाना चाहते हैं। और वो जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, जो फैमिन हो रहा है, जो नाहक लोगों को, भूखा बच्चों को मारा जा रहा है, उनको देख के पूरी दुनिया रो रही है। लेकिन इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं सिवाय इन मासूम लोगों के।
यकीनन हम इनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जल्द अपने घरों तक पहुँचाए। लेकिन इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक डिटेंशन सेंटर में जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ रोज़ाना तशद्दुद, रेप, जेनोसाइड हो रहा है, जेलों के अंदर भी उनको मार दिया जाता है, कोई अपने ही लोग सज़ाएँ सुना देते हैं और फिर लटका भी दिया जाता है। हर औरत तकरीबन रेप का शिकार है। लेकिन सैडली मेरा सवाल एक ही है, लोग यही पूछ रहे हैं कि इंसानियत का जिक्र करने वालों, क्या इंसानियत ज़िंदा है अभी भी? गुफ्तगू का आगाज़ मैं नियाज़ी साहब इस दफ़ा आपसे करूँगा। आपकी नज़र में दुनिया में ह्यूमैनिटी आज कहाँ खड़ी है? यूएन तो ख़त्म हो गया है सर, जिस तरह आपने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएन के सारे इदारे WHO वगैरह वगैरह छोड़ दिए हैं, उनमें अब कोई वज़न ही नहीं रहा, नेटो भी ख़त्म हो गया। तो दुनिया में इंसानियत बची है नहीं बची नियाज़ी भाई? नज़र तो यही आ रहा है कि इंसानियत भी अब शर्मा रही है, और जो कुछ गजा के अंदर हुआ और जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले जो मैं समझते रज़ाकार थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर जिस तरह बेहमाना तशद्दुद किया गया, आपने मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है कि उनकी पसलियां तोड़ दी गई, उनको जख्मी किया गया, वो बड़ी शिद्दत से शदीद तकलीफ में हैं। और वो क्या करने जा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, जख्मियों के लिए खुराक और अद्वियात ही लेके जा रहे थे। वो कोई हथियार तो लेके जा रहे थे नहीं रहे थे। और आपने देखा होगा कि इसराइल के जो एक मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बड़े फखरिया अंदाज में जो है वो एक वीडियो भी जारी की है, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तजलील है इंसानियत की। और इस पे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में आज जो है इसके ऊपर जो है बात हो रही है, और तमाम दुनिया जो है वो गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया को अगर वो इंसानियत के लिए नहीं उठेगी, तो फिर मैंने पहले कहा कि जैसे लाखों लोगों को मारा जा रहा है, लाखों लोगों को जो है वो नस्ल कुशी की जा रही है, आप देख रहे हैं, और दुनिया खामोश बैठी है। कोई तो हो जो इस वहशियत का और इस बर्बरियत का रास्ता रोकने वाला हो। इंसानियत को अब उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं उठ खड़े हुए तो फिर दुनिया जो है वो एक जंगल के कानून के नीचे फिर जो है वो रूल होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जो हमने एक बड़े जेनेवा के अंदर बैठ के हमने जो कवानीन बनाए वो सारे मलियामेट हो जाएंगे। सबसे फिर जो जितना ताकतवर होगा वो चढ़ दौड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आमिर हसन साहब, मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सर, वो बता रहे थे PBS वाले कि दाइश को कहा जाता है एक इस्लामी शिद्दत पसंद दहशत गर्दों की तंजीम। दाइश ने मुसलमानों के हर मुल्क पे हमला किया है तकरीबन, आज तक इजराइल पे हमला नहीं किया है, जिसकी वजह से वो ये साबित कर रहे थे कि दाइश को बनाने वाले ही मूसादी यहूदी एजेंट हैं। आपकी नज़र में व्हाट इज़ द सलूशन? इजराइल को, नेतन्याहू को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि लग यही रहा है कि दुनिया के अरबों मुसलमान भी इजराइल के चंद हजारों यहूदियों के सामने बेबस हैं। देखिए, यही लम्हा फिक्रिया है। मैं फिर बात अगर करूं कि इस जंग के जो नताइज हैं, उसमें सबसे बड़ा नतीजा जो अखज़ होता है और जो इस्लामी उम्मा को सोचना चाहिए, वो ये है कि जो मुल्क इजराइल के खिलाफ उसकी जारहियत, उसकी दहशत गर्दी जो उसने फ़लस्तीन के खिलाफ रवा रखी है, उसके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो फिर इसराइल उसके खिलाफ जंग मुसल्लत करेगा, जो कि ईरान के खिलाफ हुआ है। ईरान का यही कसूर है, अदरवाइज तो उसका इजराइल के साथ कोई इशू नहीं है। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने कुछ एग्जाम्पल्स को सेट किया है। एक, हमने अपने पासपोर्ट के ऊपर हमेशा से लिख दिया है कि हमारा इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उधर नहीं जा सकते, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है सफारती। दूसरा, फिर जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने फलस्तीन को तस्लीम किया और एक आज़ाद रियासत मांगी। अच्छा, आज पाकिस्तान को फिर उसी क़यादत की जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल, अनवर सादात, जो कि इस्लामी मुल्कों की क़यादत थी, जिनके खत्म किया गया, दुनिया इसकी गवाह है, उसी क़यादत की ज़रूरत है। और हमें एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर देखिए, ये कोई काम है कि हमें खुराक पहुँचाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं? कहाँ पे है इंसानी हकूक? कहाँ पे है इंसानी हकूक के चैंपियंस? कहाँ पे है ये बातें करने वाले लोग? और कहाँ पे हैं हम वो बड़े बड़े हमारे मुसलमान खुशहाल ममालिक? हम सारे हज पे जाएंगे और काबे के सामने खड़े होकर खुदा के हजूर दुआ करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद नसीब कर। क्या ये फकत दुआओं से आएगा? ये कहेंगे कि फलस्तीन के मुसलमानों को
आज़ादी दे, क्या ये फकत दुआओं से आएगा? हम ये कहेंगे कि गजा के मुसलमानों की गैबी नुसरत फरमा, तो खुदा कहेगा कि तुम करोड़ों की तादाद में हाथ बुलंद करके मेरे सामने खड़े हो, तो तुम मदद क्यों नहीं कर रहे? करोड़ों और अरबों लोग गैबी मदद के मुस्तहिक है खुदा से। ये तो उस वक्त था जब बदर में तुम 313 थे, तो गैबी मदद की रसूल ने और खुदा ने आपसे बात की। आज आप करोड़ों और अरबों की तादाद में होके खुदा से गैबी मदद मांग रहे हैं, और खुदा क्या ऐसों की गैबी मदद करता है जो हाथ पे हाथ रख के और सर झुका के इस्तेमाल के सामने खड़े हो? तो क्या आपके पास इतनी इस्तात नहीं है कि ये जो दो हाथ खुदा के हजूर उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ भी आप उठा सके? दुनिया में कतील उत्साह मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। अगर कोई उम्मत मुस्लिमा है तो उसे अपने अंदर ये सोचना पड़ेगा कि अगर गाजा के लोगों को खुराक पहुंचाने के लिए मिन्नतों की जरूरत है तो सबके लिए डूब मरने का बिल्कुल सही फरमाया। ये नहीं उनसे इज़हारे यकजहती होता कि कोई बर्गर छोड़ दिया जाए और कोई बोतल छोड़ दी जाए तो इससे आप गजा के साथ इज़हारे यकजहती करेंगे। नहीं, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हुकूमतों पे प्रेशर बनाना पड़ेगा और आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। फलस्तीन को उसका हक दें। आखिरी बात करूंगा कि इसराइल एक फितना है, इसराइल एक शर है, उसे खत्म करना या उसे कंट्रोल करना, ये फसाद फिल अर्ज़ को रोकने के लिए जरूरी है और सबको इसकी तरफ तवज्जो देनी है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने बैरिस्टर साहब। डॉक्टर मशरकी, वैसे अब मुझे दुनिया के हालात और 3 साल से ज़ायद इस नस्ल कुशी को देखने के बाद अब मैं अल्लाह से दुआ ये कर रहा हूँ कि या अल्लाह चीनी सदर जी जिनपिंग के दिल में हिदायत दे दे कि वो इजराइल को नीस्तो नाबूद कर दे, या फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दिल में हिदायत दे दे कि वो इजराइल को नीस्तो नाबूद कर दे। भले या अल्लाह वो मुसलमान ना सही, लेकिन उनके पास ताकत ज़रूर है और उनके पास नीयत भी है शैतानी कुव्वतों को ख़त्म करने की। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। क्या ये दुआ आप भी करेंगे डॉक्टर मशरकी? बिल्कुल, बदकिस्मती से ये दुआ मैं ज़रूर करूँगा। उन 53 मुसलमान ममालिक की बेबसी और उनकी बेशर्मी और मैं समझता हूँ हठधर्मी और डटाई जिसके तहत वो ये सब कुछ देख तो रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे हैं। देखें, ये जो उम्मत मुस्लिमा जो इतनी तड़प रही है, इस सब के हाथ होंगे और क़यामत के दिन इन सब मैं समझता हूँ मुसलमान ममालिक के सरबराहान के गिरेबान होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले जब से 7 अक्टूबर वाला जो ड्रामा हुआ और उसके बाद जब से इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की और जुल्म शुरू किया, तो हर साल हज के ऊपर मैंने एक बात कही कि ये ऐसा हज है जो करबला के साथ आ रहा है। गजा में करबला हो रहा है और हरम शरीफ में हज हो रहा है और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो खामोशी और बेबसी के साथ देख तो रही है, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रही। जो OIC बनाई गई, आपने देखा कि उसके अंदर पिछले 50 साल में कोई एक काम भी इत्तेफाक से हुआ नहीं हुआ। बदकिस्मती से मुसलमानों ने अपने गिरोह बना लिए, बदकिस्मती से मुसलमानों ने अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ऐसे मुआहदे किए कि हमें आपस की लड़ाइयों के अंदर हमने अपनी जो सारी ताकत है वो ज़ाया कर दी। ईरान इराक जंग देख लें, सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा देख लें और कितना कुछ आप देख लें। मकसद कहने का ये है कि मैं आज जब सूरत हाल देखता हूँ तो इसराइल के जुल्म की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। जालिम जो है, जो शैतान जो है, वो इसलिए अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है कि उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। और उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं, इसकी वजह यह है कि कोई भी लीडरशिप नहीं है। हमारे पास लीडरशिप की कमी है, हमारे पास उम्मत को गाइडेंस की कमी है। और फिर उसके बाद ये कि हम दुआएं तो कर रहे हैं लेकिन दुआ खाली कबूल नहीं होती है। मोदी अपनी अरब से ज्यादा आबादी को कह रहा है कि सोना नहीं खरीदो, बाहर ट्रैवल नहीं करो, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करो, लोकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक यूज करो, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर नहीं आ रहा। प्लान पेश कर रहा है मुआशी बुरहान से लड़ने का। हमारी हुकूमत ने कोई प्लान पेश नहीं किया है। हमारी हुकूमत वही कर रही है जो IMF कह रहे हैं। IMF का मिशन अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चला गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफा किया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 14,500 अरब थी पहले, अब इसको बढ़ाया जा रहा है, ये 18,000 अरब रुपए हो जाएगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि हम कब तक गरीबों के हाथों पे पैसे देते रहेंगे गुर्बत के खात्मे के लिए। हम कब उनको नौकरियां देंगे, कब उनको रोज़गार देंगे, कब उनको वो इन्वायरमेंट देंगे जिसके ज़रिए वो खुद कफ़ील हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यही बताया गया कि FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। बस टैक्स टारगेट्स बढ़ाते रहें।
सैलरीड क्लास के ऊपर, बिजनेस क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाते रहें, पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, बुनियादी जरूरियात है, लोग मजबूर हैं, यूज तो करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। प्लान क्या है हुकूमत का, नजर नहीं आ रहा। मैं गुफ्तगू का आगाज बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे करूंगा। ये मुआशी बहरान इस वक्त पाकिस्तानियों को रात को सोने नहीं दे रहा। सन कुर्बानी करीब है और आपको मालूम है ईद के प्रेशर्स कितने होते हैं, हर बच्चे कपड़े मांग रहे होते हैं, हर कोई मदद मांग रहा होता है। इन प्रेशर्स में हमारी सोसाइटी, वर्ल्ड बैंक के सदर बोल के गए थे हर साल 30 लाख नौकरियां बनाना, हमारे यहाँ तो 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप वोटर से अपने कनेक्टेड हैं, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी और क्या आपको हुकूमत का प्लान नजर आ रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? जी देखिए, मैं किसी एक हुकूमत से हट के जरा ऊपर जाता हूँ। ये तो ना कि अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हालात खराब हैं और पहले बड़ी अच्छे थे तो फिर नहीं, मैं निज़ाम पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये जो आपने माशी हालात की बात की, इससे ज्यादा हमारे अखलाकी हालात और सियासी हालात बुरे हो चुके हैं। ये जो हमारा निज़ाम है, चले हुकूमत है, उसमें जो हुकूमत है वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं ज्यादातर, या कैबिनेट होती है, ये जो गवर्नमेंट है, वो बताएं कि कौन सा आम आदमी वहां पे आपको नजर आता है। जो ब्यूरोक्रेट बनता है बड़ा, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है, दूसरा पासपोर्ट लेके उधर की शहरियत ले लेता है। जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर में, मुझे बताएं वो कौन सा आम आदमी है? उन्हें कब बिल तकलीफ देता है कि वो बिल के ऊपर कोई बात करेंगे? उन्हें कब ये कोई खरीदारी में कोई मुश्किल आ रही है, महंगाई है उनके लिए मसला, उन्हें पेट्रोल फ्री है, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स है, रिहाइश फ्री है, उन्हें बिजली उन्हें फ्री है, उन्हें क्या लगे महंगाई क्या चीज है क्या नहीं? देखिए, जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क के अंदर, पहले चंद जागीरदार या तगड़े खानदान थे जो हुकूमत कर रहे थे। ये जनरल जिया की 80 की दहाई ने बेड़ा गर्क ये किया है कि नौ दौलती सरमायादार, प्रॉपर्टी टाइकून, 2 नंबर बिजनेसमैन, मुनाफाखोर, बहुत सारे भी एक नए आ गए हैं फाइनेंसर बन के। अब सियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, सारी सियासी जमातों से मैं किसी को इस पे इस्तेस्ना नहीं देता, सबके अंदर कौन से लोग मौजूद हैं? कौन रोएगा बजट के अंदर गरीब की बात? किसे तकलीफ है मजदूर की? किसे तकलीफ है किसान की? ये तो सारे सरमायादार हैं और ये हुकूमत जो है सरमायादारों का एक क्लब है जिसमें सारे मसरूफ हैं। इसलिए ऐसे बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा, मैं न्याजी साहब की तरफ बढ़ूं। आई एम सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। बैरिस्टर साहब, न्याजी साहब, अवाम का हाल क्या है, हुकूमत का प्लान क्या है? हुकूमत का प्लान तो सीधा सीधा है कि गरीब को जो है मार दो। अगर आपको लास्ट IMF की जो रिपोर्ट याद हो तो उसने कहा था कि जो हमारे भी अंदाजे गलत हुए, हम 1100 अरब रुपए कहते रहे थे तो निकला तकरीबन 5300 अरब रुपए। बजाय इसके कि नए टैक्सेस लगाने से और लेवी बढ़ाने से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से सियासी इशराफिया जो है आज अपनी अयाशों के लिए गरीब से पता नहीं कौन सा जो है वो बदला ले रही कि गरीब को भी मार दो और अपनी जो है वो अल्ले तलल्ले जारी रखो। और अगर चाहते तो वो उन 5300 अरब रुपए की जो लीकेज है उनको खत्म करते और अपनी अयाशियों को खत्म करते। शॉर्ट ऑन टाइम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब का, अमजद अली खान न्याजी साहब का। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की कौम मुआशी मुश्किलात से इस वक्त दो चार है पूरी दुनिया की तरफ, और इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारे हुक्मरान अपने तरफ से कोई प्लान नहीं बना रहे। जो प्लान IMF दे रहा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम रियलाइज़ करें कि हमें क्या इकदाम करने होंगे, हमें किस तरीके से करप्शन, चोरी, नाअहली, पर्ची, नेपोटिज्म ख़त्म करना होगा। सैडली हमारी लीडरशिप ये फैसले करने में अब तक नाकाम नज़र आ रही है। वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक आवर हार्ट्स अवे, लेकिन याद रखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुझे इजाज़त दीजिए। आई सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।